हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और मैं वेलकम करता हूं बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 में, जहां पर हम एमसीक्यू, असर्शन, रीज़न, केस स्टडी हर चीज़ को आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। कोई भी डिस्कशन, कोई भी दिक्कत हो हमसे पूछिए, हम आपके साथ इन 15 डेज चैलेंज में आपके साथ हैं। तो इसीलिए कोई भी समस्या हो तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो जो भी समस्या हो, जिस भी पॉइंट में आपको दिक्कत हो, वो हमसे पूछते रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर का नाम है। कई सारे प्रिंसिपल्स फ्योल टेलर के आपको इसमें मिलेंगे देखने को, तो हम पढ़ेंगे आज वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी पहली केस स्टडी से। मिस्टर मुकेश यूज्ड टू मैन्युफैक्चर शूज़ बाय एम्प्लॉइंग लेबर हु वॉज ईजीली अवेलेबल। तो लेबर हमें ईजिली अवेलेबल मिल जाती थी। व्हेन सन वॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द MBA ज्वाइन द बिजनेस, ही एनालाइज दैट इफ वी यूज कैपिटल इंटेंसिव मैथड बाय यूजिंग अ मशीन इट विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड द क्वालिटी विल इम्प्रूव। भाई अगर मैं लेबर से काम ना कराकर मशीनों से काम कराऊंगा तो सामान ज़्यादा भी बनेगा, खर्चा कम भी आएगा, क्वालिटी भी इम्प्रूव होने वाली है। तो यहाँ पर वो जो बच्चा है वो कौन सी बातें करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को इम्प्रूव करने की बातें। तो उसने टेक्निक पूछी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। एक ही टेक्निक सिर्फ ये कहती है कि हर बार हमें नए मेथड्स ट्राई करने चाहिए, हमें नया तरीका ऑप्ट करना चाहिए, दैट इज़ मेथड स्टडी। उसके बाद फटीग स्टडी आपकी थकान को स्टडी करती है। मोशन स्टडी आपके अननेसेसरी मोशंस को हटाने की बातें करती है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट टेक्निक। तो हम किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो मेथड स्टडी आपको बेस्ट मेथड सर्च करना और हमेशा अपनी कंटिन्यूस अपडेट करते रहना ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो कम आ जाए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। मिस्टर राजीव इज़ द ओनर ऑफ द लक्ष्मी डेयरी एंड ही इज़ प्रोड्यूसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट। He always test various ways of producing the product and choose the best method। देखो बेस्ट मेथड की बातें कर रहा है। अगर फिर से उसने मुझे टेक्निक्स पूछी, अगर मेरे से उसने पूछा कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक्स हैं, तो मुझे साफ पता लग गया कि यहाँ पर मेथड स्टडी की बातें तो हो रही है। तो यहाँ पर भी आंसर जो है वो मेथड स्टडी आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, उसने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले हेनरी फ्योल के मेरे पास 14 प्रिंसिपल्स हैं। तो चेकआउट करते हैं इसमें से वो कौन सी बातें कर रहा है। ही इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग प्लेस फॉर एवरीथिंग। मेक श्योर दैट एम्प्लॉयज़ आर गिवन फिक्स्ड प्लेस। यानी हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, हर एम्प्लॉय अपनी पोजीशन पर होना चाहिए। तो यही बात आपके प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर करता है। तो फ्योल के जब प्रिंसिपल की बात होगी तो यहाँ पर उसने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करने की बात कही है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेलर और फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। देखो दोनों की सिमिलैरिटीज़ की बातें कर रहा है। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर्स। तो वन शुड बिलीव दैट कि मैनेजमेंट को जो गेन हो रहा है वो वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये आपका टेलर का प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एंड वाइल अदर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय कंपनसेशन शुड बी अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी। तो दूसरा कहता है कि भाई फेयर रेमुनेशन होनी चाहिए, उन्हें एटलीस्ट उतनी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए जितने से वो अपना घर का गुजारा कर सके। तो जब फ्योल की बातें कर रहे हैं तो फेयर रेमुनेशन की बातें होंगी, और जब हम टेलर की बातें कर रहे हैं तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बातें होंगी। तो ये दोनों प्रिंसिपल मुझे ऊपर केस स्टडी पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ABC लिमिटेड डू नॉट एलोकेट वर्क एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ द वर्कर। भाई मैनेजमेंट ने वर्कर को ध्यान ना रखते हुए काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो इसमें वायोलेट कर दी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। काम बांटते हुए हमें सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को, उसकी एबिलिटी को ध्यान रखना है, तभी हमें उसे काम बांटना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द सेल्समैन ऑफ ABC लिमिटेड
could not achieve his target of 1000 unit. On the inquiry, it was found that he was not allowed to take decision. देखो ध्यान देने वाली बात, हमने भाई सेल्समैन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, और अगर अथॉरिटी नहीं थी तो वो डिसीजन नहीं ले पाया। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर वायलेट हुआ? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है सूरज वॉज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ कारपेट मेकिंग सिंस द कंपनी वॉज मेकिंग हैंडमेड कारपेट एज वेल एज मशीन मेड कारपेट, देयर आर लॉट्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। भाई एक काम बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या। सो द प्रोडक्शन मैनेजर एडवाइज दैट देयर आर 2 सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम, वेयर इन ईच डिवीज़न देयर हैज़ इट्स ओन प्लान एंड एग्जीक्यूशन। तो डिविजनल मैनेजर ने कहा, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि भैया हाथ से बनने वाले काम को अलग कर दो, उसके बाद मशीन से बनाने वाले काम को अलग कर दो। अब दोनों काम अलग हो जाएंगे तो हर एक काम का अपना ऑब्जेक्टिव होगा, अपना टारगेट, अपना काम करने का तरीका होगा। तो इसे हमने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करने की बात कर रहा है? दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन गोल, वन प्लान, वन हेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात कर रहा है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, मिस्टर मल्होत्रा फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड अप्लाइड फॉर लीव टू अटेंड द फैमिली फंक्शन इन अमृतसर। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल लीव एज देयर इज इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डेट। उस तारीख को जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मिस्टर मल्होत्रा एग्रीड एंड कैंसिल द ट्रिप एंड दो अटेंडिंग द मीटिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनीज बेनिफिट। तो मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया और कंपनी के भले के बारे में सोचा। तो ये एक ही प्रिंसिपल है जो कहता है ये बात, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट के साथ जोड़ दो, और जैसे ही आप जोड़ दोगे तो आप अपने भले कंपनी के भला को ही अपना भला सोचोगे, कंपनी के फ़ायदे में ही अपना फ़ायदा सोचोगे। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो आंसर आएगा इसका ए। द प्रिंसिपल्स आर सेट टू बी फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल्स को हम फ्लेक्सिबल मानते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो इसका आंसर आएगा सी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब है कि भैया ये फिक्स नहीं है, जैसे प्योर साइंस के प्रिंसिपल होते हैं। तो बिल्कुल ठीक, मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर और हमेशा मुझे क्रिएटिवली अप्लाई करते रहना पड़ता है। तो इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल जो है वो आपको गाइडलाइंस की तरह काम तो करती है, लेकिन आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन नहीं देती। क्यों? क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और कई सारे फैक्टर्स को मुझे कंसीडर करना पड़ता है। तो इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब क्या कि भाई वो फ्लेक्सिबल्स नहीं है, विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। तो मुझे उसे एब्सोल्युटली ऐसा का ऐसा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। रिजिड नहीं है तो इसका मतलब क्या? उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उसमें लिखेंगे कि ये मॉडिफाइड हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद आपके पास आ जाता है द एप्लीकेशन ऑफ अ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज्ड एट बट रिक्वायरमेंट। फिर से वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। देखो फिर से उसने कहा कि हम टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से इससे आगे पढ़े, वो क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल अ डिजर्व फेयर एंड रिमोनेशन बट वट इज़ फेयर एंड जस्ट डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल फैक्टर। देखो यहाँ से उसकी बातें चेंज हो गई। उसने कहा कि प्रिंसिपल जो है वो कई सारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दे इंक्लूड कंट्रीब्यूशन, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड प्रिवेलिंग वेज रेट अंडर द कंसिडरेशन। तो देखो यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हमेशा हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती। तो वो यहाँ पर कंटिंजेंसी की बातें कर रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कंटिंजेंट लिखना पड़ेगा। देखो ऊपर चेंजेस की बात से शुरू हुआ था, लेकिन नीचे फैक्टर की बात करते करते उसने पूरी स्टोरी को घुमा दिया कि उसने कहा कि कई सारी चेंजेस जो है वो कई सारे फैक्टर्स पर बेस्ड है, और फैक्टर्स पर बेस्ड है तो हम रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए कंटिंजेंट है।
उसके बाद आपके पास आ जाता है ए मैनेजर शुड हैव राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग लेजिटिमेट ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू अ एम्प्लॉय प्रेजेंटिंग हिज और हर केस। तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई किसी भी काम को करने के लिए एक एम्प्लॉय को उतनी पावर तो देनी पड़ेगी ना जितनी उस काम को करने के लिए चाहिए। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन, तो इसका आंसर आएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर्स। अगर फ्यूल के हिसाब से माने तो डिसिप्लिन में क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले गुड सुपीरियर्स हो, सारे के सारे सुपीरियर्स अच्छे हों, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट हो, यानी जो भी आपने सामने वाले को कमिटमेंट दी है, एग्रीमेंट किया है, वो बिल्कुल फेयर हो। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। अगर कोई बंदा उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता तो आप उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल ओके हैं। तो इसीलिए उसके बाद डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ शॉप फ्लोर। इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जो डिवीज़न ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, और क्या चीज़ आपके यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को वायलेट करती है। तो ये है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप, जहाँ पर 8 बंदे मिलकर एक बंदे को गाइड करते हैं। उसके बाद आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेट्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी टेक्निक है जो आपके इक्विटी के सिद्धांत को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देती है, यानी सबको एक जैसा समझा जाए, सबको एक जैसी तनख्वाह दी जाए, सबको कोई भेदभाव ना किया जाए। वो कौन सा प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल है आपका डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अलग करो, ज़्यादा तनख्वाह दो, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अलग करो, कम तनख्वाह दो। ये सारी बातें वो आपकी यहाँ पर करता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है ए वर्कर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट्स द सीईओ ऑफ द कंपनी विद कंप्लेंट रिगार्डिंग वर्कर कंडीशन इन द फैक्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड हेयर। तो वो लिखता है एक वर्कर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है सीईओ से विद कंप्लेंट रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल जो है वो वॉयलेट करता है। यहाँ पर आपका सीधा सीईओ के पास पहुँच गया, जबकि उसे अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात करनी चाहिए थी, तो उसने स्केलर चेन के प्रिंसिपल को ब्रेक किया। उसके बाद सम बैटरी कैन बी यूज इन डिफरेंट मोबाइल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। तो इसके बाद वो यहाँ पर क्या लिखता है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो सिंपल सा वो लॉजिक यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन सी टेक्निक है जो यहाँ पर आप फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क को फॉलो कर रहे हो। भाई बैटरी एकदम स्टैंडर्ड साइज़ की है, कई सारे बैटरी कई सारे फ़ोन्स में लग जाती है, तो यानी कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड एक क्वालिटी मेंटेन की गई है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इसके बाद शी कीप्स मशीन मटेरियल टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय द कंसर्न्ड वर्कर। तो वो कौन सा बंदा है फंक्शनल फॉरमैनशिप का जो टूल्स वगैरह को, मैंदों को, मटेरियल को, मशीन को एकदम रेडी रखता है, तो वो है आपका गैंग बॉस। इसके बाद आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन को सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट कौन सी डिसाइड कर रही है। इट इम्प्लाइज द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर। वर्कर्स के माइंडसेट को, उनके एटीट्यूड को चेंज करना, ताकि वो प्रॉफिट के पीछे ना भागें, वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए काम करें। ओके इसके बाद आपके पास आ जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है। द वर्क असाइंड शुड बी सूट्स इज फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। उसके वर्क को जो है उसकी एबिलिटी के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी दे शुड गिव रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें उसे ट्रेनिंग भी देनी है। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वुड प्रोड्यूस मोर एंड मोर अर्न मोर। तो ये कौन सी बातें करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर वो कौन से प्रिंसिपल को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है इस पैराग्राफ में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो यहाँ पर जो कहने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़
डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी वर्कर को उसके बेस्ट लेवल तक पहुंचा दो। जैसे ही वो बेस्ट लेवल पर पहुंचेगा तो क्या होगा, बेस्ट लेवल पर पहुंचते ही वो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो उसकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देयर शुड बी ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, रूल्स और रेगुलेशन की बात की, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसके बाद बात करता है गगन एंड सनक स्टार्टेड बिजनेस वेल्स लिमिटेड आफ्टर गोइंग थ्रू अ रिगरस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। Since they had no prior work experience, the firm decided to give 1 year to prove themselves. Which principle of management is followed by Wales Limited? वो कौन सी चीज़ है जो आपके वेल्स लिमिटेड आपको मौका देने की कोशिश कर रही है कि आपके एम्प्लॉय जो है वो जल्दी से छोड़कर ना जाए, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। इसके बाद हमारे पास कुछ मैच द फॉलोइंग देखने को मिल जाते हैं जो हमें हेल्प करेंगे सारे के सारे कंसेप्ट्स को समझने में। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्केलर चेन। स्केलर चेन की अगर हम बात करें तो स्केलर चेन के अंदर हमने लाइन ऑफ अथॉरिटी की बात की थी, कैसे एक दूसरे कनेक्ट करें ये बातें की थी। तो सबसे पहले आपका स्केलर चेन है, तो व्हेन सुपीरियर हैबिचुअली कनेक्ट्स हायर अथॉरिटी इन द कंपनी बाय पासिंग द इमीडिएट सुपीरियर, तो ये है आपका स्केलर चेन। उसके बाद सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अभी अभी हमने ये केस स्टडी में भी पढ़ा था कि एम्प्लॉय के बेनिफिट और कंपनी के बेनिफिट को जोड़ दो और वो कंपनी एक यूनिट के हिसाब से उसे समझे। तो व्हेन मैनेजर अवार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अ पर्टिकुलर पार्टी हैपन्स टू बी ओन्ड बाय रिलेटिव इग्नोरिंग अदर पार्टी हु कैन सेम एट चीपर रेट। तो इसीलिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो वायलेट कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, सबऑर्डिनेशन को। यूनिट ऑफ डायरेक्शन में हम क्या बात कर रहे थे, हम एक डायरेक्शन में चलने की बातें कर रहे थे। व्हेन देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ कंपनी वी हैव सेपरेट प्लान फॉर एक्शन। उसके बाद इक्विटी की बातें कर रहे थे। व्हेन मैनेजर ग्रांट्स 1 month मेडिकल लीव टू द सुपीरियर विद पे ओनली 1 week मेडिकल लीव टू द अकाउंटेंट। देखो यहाँ पर मैनेजर को तो भैया सुपरवाइज़र को 1 महीने की लीव भी दे देते हैं और बेचारे वर्कर को 1 हफ्ते की भी लीव नहीं देते। तो इक्विटी वाला प्रिंसिपल जो है हम यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका आंसर आएगा सी। इसके बाद दूसरा मैच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास क्या कहता है, दूसरा मैच ऑफ द फॉलोइंग आपका कहता है सिंपल सा आंसर कि भाई क्या करें। तो टाइम स्टडी जो है वो आपके किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करती है, तो फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। तो हम मान लेते हैं भाई ए वाले का आंसर है थर्ड। उसके बाद मेथड स्टडी की बात करें तो मेथड स्टडी हमेशा अभी अभी हमने पढ़ा किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड सर्च कर रहे हैं, तो बेस्ट मेथड ये रहा, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर हम काम को स्पेशलिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है असाइन टू हिज और हर क्वालिटीज़। और स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन की बातें अगर हम करें तो यहाँ पर हम काम को सिंपल कर देते हैं, इजी टर्म्स में कर देते हैं, तो इसका आंसर आपका आएगा सेकंड। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो बनता है दैट इज़ सी। इसके बाद आपके पास मैनेजमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉलम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की कई सारी टेक्निक है और टेक्निक है, तो उसमें से कौन सा आंसर आने वाला है। स्टैंडर्डाइजेशन में हम बेंचमार्क सेट करते हैं, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। सिंप्लीफाई में हम चीज़ों को ईजी करने की कोशिश करते हैं, सुपरफ्लुअस साइज वगैरह को हटा देते हैं, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। इसके बाद मेथड स्टडी में हम बेस्ट मेथड सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका फोर्थ। और इसके बाद फंक्शनल फॉरमैनशिप में सेपरेट कर देते हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वर्क को, तो ये वाला आंसर आएगा इसका बी। देखो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसके अंदर हम देखते हैं मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी फिर से अगर हम बात करें, मेथड स्टडी की अगर हम बात करें तो मेथड स्टडी में फाइंड आउट द बेस्ट वे, तो थर्ड हो गया। टाइम स्टडी के अंदर हम किसी भी चीज़ के टाइम फ्रेम को डिसाइड करते हैं, तो इसका आंसर हम देखें ऑप्शंस को तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ दो ऑप्शन ये आ गए, तो इसलिए हम इसका आंसर ए लगा देंगे। हमें बाकी सारी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम शॉर्टकट मेथड्स भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अदर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले असर्शन और रीज़न आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद यहाँ पर बोथ ट्रू हैं, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू। इसके बाद आपके पास आ जाता है सबसे पहले टेलर टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज़ बेस्ड ऑन फ्योल प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। कह रहा है कि भैया जो टेलर है उसकी जो टेक्निक है वो डिवीज़न ऑफ वर्क पर काम करती है, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद टेलर एडवोकेट दैट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वर्क फॉर अ फोरमैन थ्रू प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज अंडर हिम, ईच इंचार्ज विल 4 पर्सनल अंडर हिम, तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसलिए देखो ऊपर भी फंक्शनल फॉर्मैनशिप की बात कर रहा है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए, यानी असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन की। इसके बाद आपके पास आंसर असर्शन रीज़न आ जाता है सेकंड वाला 32 क्वेश्चन। अ प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बात देख तो कि भाई प्रिंसिपल जो है वो फिनोमिना डिसाइड कर रहा है, वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा चलो देखते हैं कहाँ गया, सॉरी ये रहा। देखो ये प्रिंसिपल रेफर्स टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं है, प्रिंसिपल सिर्फ गाइडलाइन है, क्या काम करे वो आपको बता सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल ट्रूथ नहीं है, हर जगह पर अप्लाई नहीं होता, तो इसीलिए हम इसे लिख रहे हैं फॉल्स। प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो यानी कि रीज़न जो है वो आपका ट्रू है और असर्शन फॉल्स है, तो इसका आंसर आएगा डी। इसके बाद आपके पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मैनेजर प्रिंसिपल और गाइडलाइंस फॉर मैनेजर इलेक्शन। अभी अभी जस्ट आपने ये पढ़ा कि मैनेजर जो है वो गाइडलाइंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो ये तो ट्रू हो गया। वैल्यूज़ आर नॉट गाइडलाइंस ऑफ द बिहेवियर, वैल्यू भी आपके बिहेवियर को गाइड करती है, तो इसीलिए ये आपका फॉल्स हो गया। तो अगर ट्रू है और फॉल्स है तो इसका आंसर आएगा सी। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। अगर हम इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें कि भाई मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अप्लाई नहीं हो सकती, तो ये तो बात बिल्कुल फॉल्स है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपके सिचुएशनल होते हैं। उसके बाद सम चेंजेस आर मेड इन द एप्लीकेशन, तो सम चेंजेस हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो ये बात तो ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, आंसर आएगा डी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन्वॉल्व प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, तो वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो आपको रियलिटी में देखने में मदद करता है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। मैनेजमेंट आपकी नॉलेज को, एबिलिटी को, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। ऊपर भी इंसाइट की, आइडिया की बात कर रहा है, यहाँ भी आइडिया की बात कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एन एग्जीक्यूशन प्लान। तो वो कहता है कि फ्यूल ने सजेस्ट किया कि कैसे आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वर्क को मतलब इनिशिएट कर सकते हो, आपको कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, हमेशा एम्प्लॉयज़ को मौका देते रहना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक, इसने प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में ये बात कही थी, तो ये आपका ट्रू। इट डज़ नॉट हेल्प टू डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, गलत, इससे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है, तो ये फॉल्स हो गया। और अब ये फॉल्स हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इसके बाद आपके पास आ जाता है टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब इज़ परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब अपनी मतलब अचानक से आपका मन कर गया, आपको गट फीलिंग आ गई, ऐसा कुछ, तो नॉट साइंटिफिक क्वारी, ये बात बिल्कुल गलत है, ये आपका फॉल्स है। उसके बाद टेलर दैट इंस्टेड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज साइंटिफिकली स्टडीड जो है इन द ऑर्गेनाइजेशन देन द टारगेट शुड बी फिक्स। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम स्टडी की बातें कर रहा है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर आएगा डी। असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीज़न जो है वो ट्रू है। इसके बाद आपके पास आ जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एलिमिनेट सुपरफ्लुअस वैरायटी साइज डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये बात बिल्कुल ठीक। और टेक्निक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क रिड्यूस इन्वेंट्री फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बात भी बिल्कुल ठीक, ट्रू है, और ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए।
उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो रजत जो है वो हमारा भाई सीईओ है भारत लिमिटेड कंपनी का। फर्स्ट डे एड्रेस द एम्प्लॉयज, ही बिलीव दैट कंपनी शुड द गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेस्टिव सिस्टम। देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर वो कह रहा है कि एम्प्लॉय का सजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। तो यानी वो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को फॉलो करने की बातें कर रहा है। ही विश टू मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर, वो जल्दी जल्दी एम्प्लॉय छोड़ कर ना जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी की बातें भी कर रहा है। उसके बाद he informed all the employees should ensure all agreement will be clear and fair and judicious application of the penalty। तो डिसिप्लिन की बातें भी कर रहा है। तो देखो ध्यान से देने वाली बातें कि उसने 3 प्रिंसिपल की बातें मुझसे कही। ही शुड बिलीव दैट गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर सजेस्टिव सिस्टम की बातें कर रहा है तो मैंने अभी कहा ना ये इनिशिएटिव होगा। ही शुड मिनिमाइज द एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय को मिनिमाइज करे टर्नओवर, तो यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल होगा। ही इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज़, उसने एम्प्लॉयज़ को सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया, तो ये डिसिप्लिन होगा। उसके बाद विच वुड गिव स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस। म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो ये आपका एस्पिरिट डी कॉप्स होगा। तो देखो नाम से ही मुझे चारों के चारों फंक्शन पढ़ते ही समझ में आ जाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी आपके पास आ जाती है। राधिका ने ज्वेलरी शोरूम ओपन किया आफ्टर अ कोर्स ऑफ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। शी एम्प्लॉयड 11 पर्सन इन द शोरूम फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। शी डिवाइड्स द वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क की बातें कर रहा है। उसके बाद द सेल पर्सन अलाउज टू क्लोज द डील बाय गिविंग मैक्सिमम 10% डिस्काउंट, वेयर एज द डिसीजन ऑफ फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद द राधिका द फाइनल अथॉरिटी। देखो 10% तक की डिसीजन लेने की अथॉरिटी जो है वो हमने एम्प्लॉयज़ को दे दी, तो इनिशिएटिव भी देने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल की बात भी कर रहा है। तो सबसे पहले शी डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स, तो डिवाइड द वर्क की बात कर रहा है, तो आंसर आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क की बातें हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर उसने क्या कहा कि आपने जो है सेल्स पर्सन को अलाउ करा कि वो क्लोज़ करे डील को, यानी वो खुद जाकर डील को क्लोज़ करे। उसके बाद फर्दर ये कह रहा है कि उसने फाइनल अथॉरिटी अपने पास रखी है, तो यहाँ पर वो पावर की बात, अथॉरिटी की बातें कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन की और कुछ पावर अपने पास रखने की, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बातें हो रही है। उसके बाद लिख रहा है देयरफॉर आफ्टर द 6th मंथ ये रहा, when the business was doing well, she awarded cash bonus to each employee to honor her commitment। देखो उसने अपनी कमिटमेंट पूरी किया, उसने अपना वादा पूरा किया, तो ये है डिसिप्लिन। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए मैं अगर एक बार चीज़ों को समझ जाऊँ तो मेरे पास सारी की सारी केस स्टडी जो है वो आसान होती चली जाती है। विच ऑफ द प्रिंसिपल इज वायलेटेड, हाउ एवर वैन इट कम टू सेटिंग द कन्फ्लिक्ट अमंग, शी टेंड्स मोर बायस टुवार्ड्स फीमेल एम्प्लॉयज़। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर वायलेट कर रही है? दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। उसके बाद आपके पास फिर एक और लास्ट केस स्टडी आ जाती है। एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, करण और कुणाल आर आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। In order to conduct survey, Kunal had selected outlet of the popular fast chain restaurant. Karan visited the nearby department store। तो वो लिखता है कि भाई स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट है, रियल बिजनेस सिचुएशन को पढ़ने के लिए, सर्वे को करने के लिए एक बंदा जो है वो फास्ट फूड चेन आउटलेट्स में चला गया और दूसरा पास में जो स्टोर्स थे वहाँ पर चला गया। When Kunal presented his report to the class, Karan realized that their observation was matching on the various grounds. In both business units, work is divided into small tasks, each performed by a trained employee। देखो स्पेशलाइजेशन की बातें कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क की बातें कर रहा है, तो वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, तो डिवीजन ऑफ वर्क की बातें कर रहा है। एज ए सेट रूल्स एंड प्री डिटरमाइंड, हर चीज़ में सेट रूल्स और प्री डिटरमाइंड है, तो ये डिसिप्लिन की बातें कर रहा है। देयर इज फिक्स प्लेस्ड फॉर एवरीथिंग, ऑल एम्प्लॉयज़ आर इंडिविजुअल स्पेस। तो देखो हर एक एम्प्लॉय को एक इंडिविजुअल स्पेस दे रखा है, हर एम्प्लॉय अपनी जगह पर है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बातें कर रहा है। मैनेजर एनकरेज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने को सिखा रहे हैं, तो ये आपकी एस्पिरिट टी कॉप्स को कर रहा है। तो बेसिकली आपके सारे के सारे ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल्स थे, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, वो ये आपके क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आती है तो वो कमेंट करें, मैं उसको आपके कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर सकता हूँ। कोई क्लास चाहिए तो मैं उसे टेलीग्राम पर भी आपको
दे सकता हूँ। थैंक यू।